हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम 12th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई। सो डियर स्टूडेंट, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और स्पेशली नीट जेईई एस्पिरेंट्स जो होते हैं ऐसे टारगेटेड चैप्टर्स को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस लगाने थोड़ा आसान भी रहते हैं और इजीली कवर अप भी हो जाते हैं। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देखिए बोर मॉडल पे हम जाएं उससे पहले एटम के मॉडल के बारे में अपने को कैसे पता चला। इन जनरल अपने को प्रीवियस में क्या पता था कि एक एलिमेंट है और एलिमेंट को हम सिर्फ एलिमेंट की नजर से ही देखते थे, उसके अंदर माइन्यूट पार्टिकल्स हैं ये हमें नहीं पता था। सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना मॉडल सजेस्ट किया कि एलिमेंट के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम कह सकते हैं। वो देखने में एक जैसे हैं, आइडेंटिकल शेप के होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। सो जे थॉमसन का जो मॉडल था उसके बाद में बहुत सारी वेरिएशंस जो है मॉडल के अंदर देखे गए। जे थॉमसन के मॉडल जो है उतना ज्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं हम मान सकते कि बहुत सारा अपने को एटम के बारे में पता चल जाए उस मॉडल से। लेकिन उसके बाद में लेटर ऑन हमने देखा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, मॉडल के ऊपर, और उन्होंने जो मॉडल सजेस्ट किया था उस मॉडल के बारे में भी स्टडी करेंगे। बाद में फिर बोर मॉडल के बारे में बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जे थॉमसन मॉडल के ऊपर ही। जे थॉमसन मॉडल जो था वो कुछ किस टाइप में उसने कंसिडर किया था उस पर बात कर लेते हैं। थॉमसन मॉडल जो था एटम का वो कुछ ऐसा था कि एटम जो है उसने पल्म पडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, पल्म पडिंग मॉडल, यानी इसके अंदर एटम को एक वाटरमेलन कंसीडर किया गया था जिसके ऊपर एज ए होल जो है पॉजिटिव चार्ज है और जो सीड्स होते हैं वो सीड्स जो है नेगेटिव चार्ज लेकर के इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ बिल्कुल वाटरमेलन की तरह से ही इसने कंसीडर किया। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर। और साइज जो है ऑलमोस्ट जो बताया था वो लगभग ठीक था कि भाई जो भी एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड, ठीक है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे सारे आइडेंटिकल शेप के होते हैं, एक ही रेडियस के होते हैं। बट जे थॉमसन का जो मॉडल था वो बहुत ज्यादा मतलब अपने को ये नहीं मान सकते कि बहुत ही एक्सप्लेन था, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि एटम के इस मॉडल के बाद में नया जो मॉडल आया वो कौन सा था, जो किसने सजेस्ट किया था? रदरफोर्ड मॉडल, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में अपने को बहुत सारी चीजें नई जानने को मिलेगी। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। तो जब उसने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल सजेस्ट किया तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली जब इसके ऊपर फायर किए जाते हैं, ठीक है, एटम के ऊपर जब फायर किए जाते हैं तो वो जनरली किसी पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट होते हैं। एंगल पे डेविएट होने के पीछे क्या रीजन है? तो जे थॉमसन का जो मॉडल था वो इतना ज्यादा इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता कि वो अल्फा पार्टिकल जो है क्यों स्कैटर हो रहा है, यहाँ पे अपने नॉर्मल पाथ से क्यों डेविएट हो रहा है। सो अभी हम बात जो करने जा रहे हैं सबसे डिटेल में हम बात करेंगे वो है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। इस मॉडल को एक और नाम से जाना जाता है जीजर एंड मार्सडन। ठीक है, जीजर एंड मार्जिन मॉडल से भी इसको जाना जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो रदरफोर्ड के जो दो स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो रदरफोर्ड के साथ में जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उन्हीं के नाम से इसका नाम जो है जीजर एंड मार्जिन पड़ा है। इन्होंने अपने मॉडल में बेसिकली किया क्या था उसको जानने की कोशिश करते हैं। इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर इन्होंने क्या किया, एक कैविटी तैयार की। उस कैविटी के अंदर रेडियम रखा गया, या सॉरी बिस्मिथ रखा गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया कहने का मतलब, ठीक है। और उसके बाद में इसमें से मान लो ये
बिस्मिथ उन्होंने रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। यहां पे एक स्लिट यूज की गई जो एक फाइन बीम जो है अल्फा पार्टिकल्स की तैयार करे। यहां पे बिल्कुल थिन शीट जो है लगाई गई, किसकी, गोल्ड की शीट जो है यूज की गई, क्योंकि गोल्ड की सबसे थिन शीट तैयार की जा सकती थी। ठीक है, और उसके बाद यहां पे एक ZNS स्क्रीन तैयार की गई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जब अल्फा पार्टिकल्स को देखा गया कि इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स ये स्पेशली क्या करते हैं, इसमें से जैसे ही पास करते, थिन शीट हमने एल्यूमिनियम की ही ली, सॉरी इसकी गोल्ड की क्यों ली, क्योंकि गोल्ड की मैलेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, इसलिए एक फाइन जो है शीट यूज की जाए। और इसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स देखने में पता चला कि स्ट्रेट जा रही हैं। ठीक है, सम ऑफ पार्टिकल जो है कुछ ज्यादा ही एंगल पे डेविएट हो रहे हैं। इस तरीके से मतलब अल्फा पार्टिकल्स को हमने नोटिस किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर उनको नोटिस किया। अब जो ये स्लिट है, यहां पे स्लिट का काम था फाइन अल्फा पार्टिकल की फाइन जो है एक बीम तैयार की जाए। इसके अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बेसिकली ये एक हीलियम का ही एटम मान सकते हो, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसपे 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो भी निकाल दें तो हीलियम का न्यूक्लियस आप कह सकते हो, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एक किस्म से। जब इसको किसी गोल्ड फॉइल के ऊपर फायर किया गया तो वो जो खास ऑब्जर्वेशन देखने को मिली उन पे हम बात करते हैं। 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी यहां पे ही थी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था, उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल लेस देन 90 डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं, लेस देन 90 डिग्री पे स्कैटर हो रहे हैं, और कोई लगभग हम ये कहें कि लगभग 7-8 हजार अल्फा पार्टिकल्स पे कोई एक अल्फा पार्टिकल रिट्रेस करता है अपने पाथ को, ओरिजिनल पाथ को, यानी वापस भी आ रहा है। ठीक है, तो थाउजेंड्स में कोई एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो 90 डिग्री से कम एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, और कोई एग्जैक्टली 180 डिग्री के ऊपर भी वापस आ रहा है। तो इसके पीछे का रीजन जो है क्या था, ये हम बात करेंगे। पहले ऑब्जर्वेशन में अपने को ये पॉइंट्स देखने को मिले। अब रदरफोर्ड ने इन चीजों के पीछे एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दी कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि भाई अगर मान लो एक न्यूक्लियस हम कंसीडर करें, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई सेंटर में जो सेंट्रल कोर है किसी भी एटम का, वो एक क्या है, न्यूक्लियस है। सेंट्रल कोर क्या है, एक न्यूक्लियस, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का प्रेजेंट है। ये एक न्यूक्लियस उन्होंने मान लिया। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है। अब अल्फा पार्टिकल जो इसके ऊपर आ रहे हैं वो मेनली अपने पाथ से डेविएट कैसे हो पा रहे हैं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल स्पेशली जो इसके क्लोज से जाएगा वो अपने पाथ को डेविएट कर लेगा कुछ सर्टेन एंगल पे। मान लो ये एंगल जो था वो थीटा है, ठीक है, और जो अल्फा पार्टिकल काफी दूर से जा रहा है वो स्ट्रेट निकल रहा है, ये अल्फा पार्टिकल की बीम है, और जो एग्जैक्टली मान लो इसके ऊपर आ रहा है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर पा रहा है। ठीक है, और जो इस तरीके से मतलब इन्होंने बाकी अल्फा पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट जा रहे हैं। ये जितने के जितने अल्फा पार्टिकल्स मैंने बना के शो किए हैं, मतलब उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में इस 3 जो चीज उन्होंने बताई उन्हीं की एक्सप्लेनेशन अब हम बात करते हैं। सबसे मेन चीज रदरफोर्ड के मॉडल में जो रखी गई वो ये थी कि भाई सबसे मेन जो सेंट्रल कोर है एटम का उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, जिसके अंदर पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसेंट्रेड है एक ही पॉइंट के ऊपर, एक किस्म से ये कह सकते हैं। और न्यूक्लियस का साइज बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू एटम। अगर हम बात करें वो लगभग 10,000 गुना एटम से छोटा है। अब अल्फा पार्टिकल जब हम किसी एटम के ऊपर फायर करते हैं तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है।
सेकेंडली जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के काफी क्लोज से जा रहा है तो उनके ऊपर, उन अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। किसका? न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज हमने यहां पे क्या कह दिया कि सेंटर के अंदर है, एटम के सेंट्रल कोर पे है, जिसपे हमने नाम दे दिया कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है? एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है, इसीलिए वो अपने किसी पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट हो जाता है। और एग्जैक्टली जो न्यूक्लियस के ऊपर जा रहा है अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करता है, या ये कहें कि 180 डिग्री पे वापस आ रहा है। सो ओवरऑल यहां पे जो एंगल है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने स्कैटर हो रहे हैं? n, which is reciprocal of sin raised to the power 4 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अगर ग्राफ आप बनाओगे तो ग्राफ भी आप देखोगे कि ये कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है। 180 डिग्री तक लगभग आपको न के बराबर अल्फा पार्टिकल मिलेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, यहां इधर मैंने थीटा लिया है और इधर n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिए हैं। आप देखोगे कि जैसे जैसे 180 डिग्री बनता जाएगा एंगल, अल्फा पार्टिकल जा रहा है और वापस आ रहा है, ऐसे अमूमन बहुत ही रेयरली अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, जितना थीटा कम होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अपने को मिलेंगे जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहे हैं। और स्ट्रेट जाने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमने कहा कि एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। अब एक चीज अपने को एटम के अंदर समझ में आई कि एटम के सेंट्रल कोर को उन्होंने न्यूक्लियस का, और एटम का लगभग 99.9% मास जो है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर है, यानी एक हाईली डेंस कोर है जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। बाद में इलेक्ट्रॉन की रेडियस भी कैलकुलेट की गई। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई है कि आप इमेजिन करो कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम सिर्फ प्योरली न्यूक्लियस फिलअप कर दें तो उसका जो वेट होगा वो एक अपने अर्थ से भी ज्यादा बड़ी बॉडी से भी ज्यादा वेट हम मान सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहां पे अपने को ये ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट तो समझ में आ गए कि वो ऑब्जर्वेशन जो थी उनके रिजल्ट क्या थे, उनके बेस पे उन्होंने क्या रिजल्ट दिए, वो रिजल्ट अपने को समझ में आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात को समझने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इसके अलावा क्या चीज एक्सप्लेन की, उस पे चलते हैं। देखिए, एक तो उन्होंने डिस्कस किया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये क्या चीज है भाई? हमने क्या किया, एक न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया, ये एक न्यूक्लियस है। जब अल्फा पार्टिकल को फायर किया गया इसके ऊपर, एग्जैक्टली इसकी सेंट्रल लाइन के ऊपर जब किसी अल्फा पार्टिकल को फायर किया गया, तो एग्जैक्टली हम चेक कर रहे हैं कि वो मिनिमम न्यूक्लियस के कितना क्लोज जाके आ रहा है, कितना क्लोज जाके आ रहा है। तो जिस टाइम पे मान लो इसको जब हमने फायर किया तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली यहां आते आते इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वो वहां आने के बाद कुछ पल के लिए, यानी वेरी स्मॉल इंस्टेंट के लिए रुका होगा, और वहां से अपने पाथ को वापस टर्न किया होगा। तो ये जो गैप है, ये जो गैप बनता है, इस गैप को हम क्या कह सकते हैं? ये इसके सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से हम जो डिस्टेंस लेके चलेंगे, ये डिस्टेंस आर नोट से रिप्रेजेंट किया, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि एक मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द सेंट्रल कोर ऑफ, या एट द सेंटर, minimum distance between the alpha particle and the center of nucleus, at which the kinetic energy of the alpha particle completely converted into its electrostatic potential energy। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कहने का ये है कि भाई हाफ mv² जो है अल्फा पार्टिकल का, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। यानी अब मान लो कोई भी न्यूक्लियस है, उसके पास z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो Ze अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है, तो Ze अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा पार्टिकल जो हमने फायर किया उसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव।
तो यहां हमने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, आर नोट से रिप्रेजेंट कर दिया। आर नोट द मिनिमम डिस्टेंस जो अल्फा पार्टिकल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में होने वाला है। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नोट इज इक्वल्स टू बन गया ट्वाइस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड जो अल्फा पार्टिकल थे इजेक्टेड जो इजेक्टेड अल्फा पार्टिकल था उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो यहां से हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के बिहाफ पे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की अप्रोक्सीमेट रेडियस भी कैलकुलेट करके बताई। इस आर नोट की अप्रोक्सीमेट रेडियस जो है वो 1 फर्मी के बराबर 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड बोलता है। जबकि एटम का साइज अगर हम बात करें, साइज ऑफ एटम कितना है, साइज ऑफ एटम वो 10⁻⁻10 मीटर है। सो इन दिस वे अगर आप देखोगे लगभग 10,000 से भी ज्यादा टाइम्स जो है न्यूक्लियस छोटा पड़ता है न्यूक्लियस से, इससे एटम से, ठीक है। न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम से लगभग 10,000 से भी ज्यादा टाइम्स जो है छोटा है, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हुआ। ये एक किस्म से क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी चीज यहां पे डिस्कस की गई इंपैक्ट पैरामीटर। ये क्या चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या है, एक किस्म से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मान लो एक न्यूक्लियस हमने मान लिया और ये सेंटर लाइन है न्यूक्लियस की, ये सेंटर लाइन है न्यूक्लियस की बिल्कुल। अब अल्फा पार्टिकल जो है एग्जैक्टली कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है मान लो। अगर न्यूक्लियस के काफी क्लोज जाने के बाद ये थीटा एंगल पे डेविएट हो गया, जब ये अल्फा पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस से काफी दूर था उस टाइम पे सेंटर लाइन और जो वेलोसिटी वेक्टर है, सेंटर लाइन और जो वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा पार्टिकल का, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसको हमने इंपैक्ट पैरामीटर कहा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या इंपैक्ट पैरामीटर मतलब लेंथ ही है, यहां पे डिस्टेंस है। सो बी जो है यहां पे कैसे डिफाइन किया जाएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between velocity vector of alpha particle and the center line of nucleus. When it is far away. फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से काफी दूर है तब की बात है ये, क्योंकि न्यूक्लियस के अगर क्लोज होगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो इंपैक्ट पैरामीटर का जो जनरल फॉर्मूला बी जो है वो किसके बराबर है, वो लिख सकते हैं हम जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इसके साथ साथ एक एडिशनल टर्म जो है यहाँ पे आ जाएगी, वो है कॉट थीटा बाय 2, कॉट थीटा बाय 2। थीटा जो एंगल पे अल्फा पार्टिकल जनरली स्कैटर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला केस अगर मैं लेके चलूं यहाँ पे कि भाई मेरा तो अल्फा पार्टिकल जो है वो लेट्स सपोज कि अनडेविएटेड जा रहा है। अनडेविएटेड कब जाएगा, जब बी बहुत ज्यादा होगा या ये कहें इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू हमने कहा कि भाई थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, अनडेविएटेड जा रहा है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल हमने देखा था कि स्ट्रेट जा रही हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 है। सो कॉट थीटा बाय 2, कोड 0 कितना हो जाएगा, कोड 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट,
कॉट जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट। सो बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और सेकंड केस में हम अगर बात करें, अगर मैंने थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कंसीडर किया, भाई जो अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली इसके ऊपर जाएगा वो वापस आ रहा है 180 डिग्री के ऊपर। 180 डिग्री पर जब वापस आएगा तो उस केस में थीटा डिवाइड बाय 2 यानी कोट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। सो बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, मतलब उस केस में बी की वैल्यू 0 होगी, यानी अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली सेंटर लाइन के ऊपर जा रहा है, यानी इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 होगी। तो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 कब है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, और इनफाइनाइट कब है, जब यानी जो बी है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में वेरी करता है। सो इंपैक्ट पैरामीटर ये चीज है। रदरफोर्ड के मॉडल से अपने को काफी कुछ बातें समझ में जरूर आई कि किसी भी ओवरऑल हम अगर बात करें एटम जो एटॉमिक मॉडल जो दिया रदरफोर्ड ने, उस मॉडल के बारे में अगर बात करें तो अपने को अब ये पता चल चुका था कि एक एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्फेरिकल शेप का है, और उसके सेंटर कोर हाईली डेंस है, और मैक्सिमम जो मास है किसी भी एटम का वो उसके न्यूक्लियस के अंदर है, सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इतनी बातें अपने को पता चल गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो मॉडल आता है बोर मॉडल। बोर मॉडल पे हम इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। बोर मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो हमें ध्यान में आती है, बोर के पॉस्टुलेट। बोर की 3 पॉस्टुलेट है। सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। हालांकि बाद में समरफील्ड के अकॉर्डिंग पता चला कि इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल सर्कुलर पाथ की बजाय कैसे इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ये जो अपना बोर मॉडल था, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं, और सेंट्रल कोर जो है जिसको न्यूक्लियस का हाईली डेंस है, सारा पॉजिटिव चार्ज उसी के अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेकंड जो पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने किसी खास स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर होता है। मतलब कोई भी एटम को अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं r रेडियस में, तो वो किसी पर्टिकुलर ऐसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, L इज इक्वल्स टू mv/r, एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। H यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थर्ड पोस्टुलेट जो है बोर का वो ये बोलता है, देखिए अभी तक बोर ने क्या कहा कि कोई भी अगर रदरफोर्ड के मॉडल को सिंपल हम समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो उस हिसाब के तौर पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी यूज करेगा रिवॉल्व करने के लिए, और अल्टीमेटली उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, अल्टीमेटली एक टाइम पे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरते हैं, तो यहां पे बोर मॉडल में अपने को ये चीज समझने को मिलेगी क्यों नहीं गिरता है। बोर ने कहा कि हर एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड अपने फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस रहते हैं, ताकि वो अपने ऑर्बिट से बाहर ना जाए। अगर वो अपने ऑर्बिट से इधर या उधर जाएगा, दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो डेफिनेटली वो या तो एनर्जी को कंज्यूम करेगा या एनर्जी को रेडिएट करेगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। सो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो याद रखना
E2 माइनस E1 वो एनर्जी का डिफरेंस होगा h न्यू के बराबर। अगर हम ये कहें कि भाई ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये बहुत सारे ऑर्बिट हमने मान लिए, अगर इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर ऑर्बिट में आ रहा है, आउटर से इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है जंप करके, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, उसके उस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी थी और इस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस होगा। जो अपने को यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्म में नजर आएगा। स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी, यानी रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, अलग अलग वेवलेंथ की प्रोड्यूस होंगी, वो डिपेंड करेगा कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, किस ऑर्बिट से वो आया था। ठीक है, और जब भी अपने को एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन अपने इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बोर के पोस्टुलेट्स थे जो अपने को फिंगर टिप्स पे होने जरूरी हैं। अब बात करते हैं बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बोर का जो मॉडल था वो बेसिकली हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दिया गया था, ये बाद में उसकी लिमिटेशन भी बनी। ठीक है, अब हम ओवरऑल समझते हैं कि मान लो अगर मेरे पास में कोई एक ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के अंदर। ठीक है, आर रेडियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, तो डेफिनेटली उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और आउटवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर mv²/r यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। तो ये दोनों बैलेंस है, जो फोर्स इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और mv²/r से बैलेंस हो रहा है, तो वो अपने एक फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पास में mv²/r इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन यानी के ZE² डिवाइड बाय r। ठीक है, स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ZE मल्टीप्लाई हमने किया Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r²। सो यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, r से r कैंसिल किया हमने, अल्टीमेटली जो वैल्यू आई वो है mv² इज इक्वल्स टू के ZE²/r। और r की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r इक्वल्स टू के ZE² डिवाइड बाई m इंटू v²। अब v की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, बोर के सेकंड पोस्टुलेट से। बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, अभी पढ़ा है हमने, एंगुलर मोमेंटम mv r इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू NH/2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको MVR बना लो या जो भी मर्जी है आपकी, उसी तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, जैसे भी यूज करो। तो मैंने यहां पे m इंटू, मेरे पास में v की वैल्यू आ जाएगी NH/2 पाई m और r। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, यहां पे बन जाएगा KZE² अपॉन m, और v² करेंगे तो n² h², और इसका स्क्वायर करेंगे 4 पाई² m² और r²। ठीक है, m से एक m कैंसिल हुआ, एक r से इधर का r कैंसिल किया, जो वैल्यूज अपने पास बची क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा n² h² अपॉन 4 पाई² के ZE²। z यहां पे
अगर हाइड्रोजन एटम लेते हो तो 1, बाकी किसी भी एटम के लिए आप ये लिख सकते हो। सो वेल मेरे पास में यहाँ पे आर का फॉर्मूला निकल के आ गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। इसको सेपरेटली मैं लिख लेता हूं, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एक एम भी होगा यहां पे, ठीक है। ये आ गया बेटा। यहां से अपने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स क्लियर समझ में आ रहा है वो ये है कि रेडियस जो होगी ऑर्बिट की, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस जो है वो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। इन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, बाकी सारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात करें तो R1 रेशो R2 रेशो R3 एंड सो ऑन अगर हम बनाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से अपने को अलग अलग रेडियस के रेशियो मिल जाएंगे। और बाकी किसी एटम के लिए बात करेंगे तो जेड की वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो भी बनेगी वो आ जाएगी। तो अपने को यहां से एक चीज पता चल गई, वो क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या रहती है, वो फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब बात आती है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला मेरे पास में पड़ा है, इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एज वी नो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अब वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला आपने लिखा है अभी, वो है NH अपॉन 2 पाई mr। और r का जो वैल्यू आया था वो वैल्यू यहां पे यूज कर लीजिए, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। तो यहां पे हम यूज कर लेते हैं, ये है NH अपॉन 2 पाई m, और यहां लिखा मैंने n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k 4 पाई m के z e स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब जो चीज कैंसिल हो रही है आप अपनी मर्जी से कैंसिल कर लीजिए, बाकी जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। m से m कैंसिल हुआ, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये 2 पाई पे कैंसिल। सो वेल v इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है 2 पाई के z e स्क्वायर अपॉन NH। सो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां पे भी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। सो v1 अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी, सेकंड ऑर्बिट में, इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट में। अगर मुझे इनके रेशियो लेने हो तो क्या आएगा, 1:1/2 रेशियो 1/3, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से रेशियो बना सकते हैं। और ये जो स्पीड आई है निकल के, इसको भी प्रैक्टिकली हम c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, अपॉन 137, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन 137 z अपॉन n, ये लिख सकते हो। सारा कुछ सोल्व करने के बाद स्पीड ऑफ लाइट के साथ में कंपैरिजन कर दिया तो वेल v इज इक्वल्स टू कितना आता है, c अपॉन 137 z अपॉन n के बराबर आता है v, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास में, 2 पाई के z e स्क्वायर अपॉन NH के बराबर आ गया। सो v और r अगर आपको पता चल गया तो इनके दोनों की हेल्प से आप बाकी सारी चीज जो है एटम के अंदर
रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हो। जैसे हम बात करें सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए अपने को v का फॉर्मूला चाहिएगा। v का आपका जनरल फॉर्मूला क्या आया है, उसी को हम लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी का। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन जनरल v जो है वो हम लिखते हैं ओमेगा इंटू आर के बराबर, ओमेगा इंटू आर के बराबर लिखते हैं। चाहे यहां से निकाल लीजिए या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई। चाहे यहां से बना लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां से भी बना सकते हो, फिर आर की या वी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और आप चाहो तो यहां से बना लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैंने यहां पे लिखा ओमेगा इंटू आर विच इज इक्वल्स टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच के बराबर आ रहा है। ये तो है वेलोसिटी। अब मुझे तो ओमेगा चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? सो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, और आर की जो वैल्यू है यहां पुट करेंगे। आर की वैल्यू जो भी है उसको पलट के पुट करेंगे, तो वो क्या बनेगा, यानी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये था आर की वैल्यू, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। फोर पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, ये था। अब इसको आप सोल्व करोगे तो अल्टीमेटली ओमेगा का एक जनरल फॉर्मूला जो बन के आया है 8 पाई क्यूब एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइड बाई एन क्यूब एच क्यूब। तो ये आ गया ओमेगा बेटा। यहां पे ओमेगा रेसिप्रोकल है एन क्यूब के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के। ठीक है, और इसी से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, इसी से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा उसको भी देख लीजिए। देखो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू विच इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 8 पाई क्यूब एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइड बाई एन क्यूब एच क्यूब। सो फ्रीक्वेंसी जो निकल के आ रही है वो आ गया हमारे पास में, सिंपली इसको काट दीजिए, 4 पाई स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे अगेन, ये आ गया मेरे पास में 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4 डिवाइड बाई एन क्यूब एच क्यूब। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी जैसे ओमेगा था उसी तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब है और जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन टाइम पीरियड की अगर बात की जाए, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या है, इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू द पावर 4। ये टाइम का फॉर्मूला। यहां पे देखो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके टाइम पीरियड का
रिलेशन क्या आता है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते होते हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां जहां में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n क्यूब है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n है ये, ठीक है। तो यहां से हमने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज हमने कैलकुलेट कर लिया। एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो सबको पता है, L होता है, जो किसके बराबर होता है, mvr, और ये nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट ट्वाइस ऑफ आई ई के बराबर, ठीक है। आई यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ई क्या है, एनर्जी, ठीक है। इससे रिलेट अगर करना पड़े तो कर सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है, अभी इतना समझ लीजिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता होगा, देखिए यहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो आप याद कीजिए आपने क्या पढ़ा हुआ है, B इज इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट I अपॉन 2R के बराबर आपने स्टडी किया है। I क्या है, अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है, I क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ करंट। तो आप यहां से सिंपली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो करंट है वो करंट कैसे कैलकुलेट करें, अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई अलग से। क्या करंट किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से करंट बनेगा, यस बिल्कुल बनेगा, ये भाई न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अगर सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू के साथ मूव कर रहा है तो इसमें जो करंट होता है I इज इक्वल्स टू ई इंटू न्यू के बराबर होता है, ठीक है, E इंटू न्यू के बराबर होता है। तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स सा जो है थ्योरी सोल्व की थी बोर ने, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो करंट का मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट, देखिए I इज इक्वल्स टू E इंटू फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, ये पढ़ा 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय n क्यूब h क्यूब। तो यहां लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय n क्यूब h क्यूब। इतना करंट जो है कंस्टिट्यूट करता है एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवोल्व करता है तो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन से इतना करंट। और e की पावर यहां 4 की बजाय क्या लिख दो, डायरेक्ट 5 लिख दो, डायरेक्ट 5 लिख दो, इतना करंट बनता है। तो कितना करंट कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट कितना बनेगा कौन से ऑर्बिट में है, इससे आप निकाल सकते हो। अब अगर करंट आपको पता चल गया तो करंट इनटू इसका जो भी एरिया होगा वो इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी हम इनटू एरिया में अगर इसको कर दूं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकल के आएगा, उसको भी हम निकाल लेते हैं। ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन से कितना डायपोल मोमेंट बनेगा उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो होता है I इंटू एरिया। और I अभी आपने सोल्व किया है, ये पढ़ा, और इसको मैंने सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास आ जाएगा, जो भी सोल्व करके हम निकालते हैं ये हमने ऑलरेडी बोर का जो मैग्नेटोन है, बोर मैग्नेटोन हमने सोल्व किया हुआ है, उसमें सारा ये किया हुआ है। तो डायरेक्ट मैं n इंटू म्यू बी लिख सकता हूं, n इंटू म्यू बी, या m इज इक्वल्स टू n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इंटू में 9.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 एम्पियर
मीटर स्क्वायर, इतना डायपोल मोमेंट बनता है। अब कौन से ऑर्बिट में है, अगर मान लो यहां पे z की वैल्यू के साथ में क्या रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है, वो देख लेंगे। z ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो ये चीज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन गया ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इसके इस पॉइंट के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनने वाला है, तो ये पड़ा है रिलेशन। इस फॉर्मूले को आप यहां यूज कर लीजिए, आप निकाल सकते हो खुद से भी। देखो B इज इक्वल्स टू अपने को पता है म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस ऑफ R, ट्वाइस ऑफ R, और I का फॉर्मूला आपके पास ये पड़ा है 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज टू द पावर 5, ठीक है, अपॉन n क्यूब h क्यूब, और R की वैल्यू और आप पुट करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, न्यूक्लियस के सेंटर पे कितना बनेगा। ठीक है, सारी बात समझ में आ रही होगी। तो मतलब रिलेशंस जो है फिजिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपने सारा बोर मॉडल को पूरा हम एक ही सिंगल लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। सो वेल, देखिए अभी हम बात करते हैं सबसे पहले तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है, और v की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, उसी को अपने को यूज करना है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास में, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर एन एच। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा अपने पास में 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा देखिए, ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है साफ तौर पे आप कैंसिल कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी तरफ से कितना आ गया, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, ठीक है। ध्यान रहे काइनेटिक एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव होगी, प्लस होगी, ठीक है। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो देखो जेड ई तो अपने न्यूक्लियस के अंदर हो गया, एक नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का तो माइनस, और के ये भी आएगा, अपॉन हम लिखेंगे आर। अब आर का जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4, ठीक है। आई थिंक यही है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है फॉर्मूले सारे। 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर नहीं है, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई की स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हटा दो, यहां स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली लिखेंगे तो ओवरऑल u इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाता है 4 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई
एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस में है, ये नेगेटिव होती है ये वैल्यू, ये एनर्जी माइनस में है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी। टोटल एनर्जी की बात करते हैं। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी, आप अगर देखो तो यहां पे जो भी फैक्टर यहां आया है और इससे पहले काइनेटिक एनर्जी में सेम है बिल्कुल, यहां 2 है तो यहां 4 है, बस डिफरेंस ये है, इसमें एक्स्ट्रा माइनस का है। तो ओवरऑल जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे। और टोटल एनर्जी जो निकल के आएगी वो किसके बराबर आएगी, माइनस में आएगी, एक तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4, ठीक है, और अपॉन आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा ये टोटल एनर्जी है, देखिए ये नेगेटिव होगी टोटल एनर्जी, ठीक है। और जितनी टोटल एनर्जी है अगर उसका साइन प्लस कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी है, जो फॉर्मूला आपने यूज किया सेम टू सेम, प्लस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हम कम से कम कितनी एनर्जी दें इलेक्ट्रॉन को, सो दैट कि उसको एटम से बाहर निकाला जा सके। मैक्सिमम एनर्जी किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की 0 हो सकती है, और जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके पास नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। और 0 मैक्सिमम एनर्जी कहां होगी, उसके इनफाइनाइट ऑर्बिट में होगी, ठीक है। और यहां से एक और चीज अपने को समझ में आता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए एक तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल है, और हाफ है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के हाफ है। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। अगर एक एनर्जी मुझे पता हो तो बाकी सारी एनर्जी मैं निकाल सकता हूं। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी वो प्लस होगा, टोटल एनर्जी माइनस में होगा, बाइंडिंग एनर्जी प्लस में होगा, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता है, ठीक है। सो ओवरऑल ये एनर्जी है। किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो जो चीज मैंने अभी पीछे टोटल एनर्जी की बात की थी, इसको ओवरऑल सोल अगर आप करोगे, सोल करने के बाद ये वैल्यू निकल के आएगी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, और जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी आती है, ठीक है। यानी टोटल एनर्जी जो है अपने पास में, किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पे जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम उसको मेजर करते हैं, ये उसकी टोटल एनर्जी होती है। अगर इतनी ही एनर्जी उसको प्लस में दी जाए तो उसकी 0 एनर्जी हो जाएगी और वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाएगा, या ये कहें कि एटम से एक्साइट हो, एटम से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एटम आयनाइज हो जाएगा उस केस में। तो ये चीज क्लियर हो गई है आई थिंक। अब देखो जो हमने एनर्जी कैलकुलेट किया है तो इसका एक डायग्राम भी बना के देख लेते हैं, एनर्जी डायग्राम जिसको हम बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, फॉर एच एटम की बात कर लेते हैं। 13.6 डिवाइड बाय यहाँ पे जेड स्क्वायर यानी 1 आएगा, एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो यानी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो -13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हुआ, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो -13.6 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये हो जाएगा -1 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो 13.
6 डिवाइड बाय हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर यानी 16, तो ये आ जाएगा 0.54 समथिंग कुछ, ठीक है। तो ये देख लेना कितना आता है अप्रोक्सीमेट। सो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से एनर्जी जो है आ रही है, लेकिन आ रही है माइनस में, और अल्टीमेटली यूं करते करते हम nth ऑर्बिट की जगह पे क्या ले लें, इनफाइनाइट ऑर्बिट की बात करें तो -13.6 डिवाइड बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट ही यानी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है हम इस तरीके से बना सकते हैं, इसका डायग्राम, एनर्जी डायग्राम जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब एनर्जी डायग्राम में सबसे पहले मान लो कि यहां पे है हमारे पास कोई, ठीक है, इसकी कितनी एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0 है। उसके बाद नेक्स्ट E2 जो है ये E1 है, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की। सेकंड में 3.4 है, वो यहां कहीं पे आएगा, जाके देखो, ठीक है। उसके बाद आता है 1.5 समथिंग, ये यहां कहीं पे आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो ये है एनर्जी डायग्राम एक किस्म से इसका, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ माइनस का, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे एनर्जी E इज इक्वल टू कितना है, 0 है, जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ n इज इक्वल टू 1, इसमें n इज इक्वल टू 2, इसमें n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इनफाइनाइट में पहुंचते पहुंचते उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो मेनली ये था हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल जो सजेस्ट किया था बोर ने। जो लिमिटेशंस रही उन पे भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या रही। सबसे पहली लिमिटेशन अगर हम बात करें बोर मॉडल में, बोर ने क्या कहा कि स्टेशनरी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, जबकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ना रिवॉल्व करके इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। समरफील्ड ने बाद में एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। नंबर 2 बात, उसने न्यूक्लियस को स्टेशनरी कहा, जबकि न्यूक्लियस जो है वो एक स्टेशनरी ना होकर के वो अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेशनल मोशन करता है। तीसरी बात, जो बोर ने अपना मॉडल सजेस्ट किया वो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, स्पेशली जैसे मान लो H हो गया या हीलियम पॉजिटिव हो गया या लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया, इस तरह के एटम्स के लिए ही ये मॉडल जो है उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। उसके अलावा स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस जैसे रदरफोर्ड मॉडल में देखा गया तो उन्होंने कहा कि कंटिन्यूस होता है, जबकि इन्होंने कहा कि डिसकंटिन्यूस है, डिस्क्रीट वैल्यू अलग अलग वैल्यू होंगी। लेकिन जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं उन स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी क्या होगी ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता बोर मॉडल। उसके अलावा इन स्पेक्ट्रल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्प्लिट अप क्यों होती है इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। यानी अगर जीमन इफेक्ट की बात करें, स्टार्क इफेक्ट की बात करें तो उनको एक्सप्लेन नहीं करता। जीमन इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब इन स्पेक्ट्रल लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करते हैं तो वो स्प्लिट अप होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट, जबकि स्टार्क इफेक्ट का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इनको भी एक्सप्लेन नहीं करता। ये कुछ माइनर लिमिटेशंस थी बोर मॉडल की, बट ओवरऑल जो बोर मॉडल था बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, आपको पता है। इसी के बिहाफ पे हम लगभग फिजिक्स काफी कवर कर रहे हैं। आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में एटम का जो मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बोर का। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी जरूर था, लेकिन एक ही लेक्चर में कवर अप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इतने बड़े बड़े जो फार्मूले बनाए थे वो फार्मूले फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमें कवर करने पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ में और लगातार लेक्चर देखते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। इसी के साथ दुआ करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। जय हिंद।